विद्यार्थियों, आज की क्लास कल के ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए है। कल अपन ने देखा था कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके कार्यक्रम क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, पर ऐसी क्या वजह आती है कि बाद में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। तो अपन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हुए अपन इसको 3 चरण में बांटते हैं। पहला चरण है 1885 से 1905, फिर 1906 से 1919 और 1920 से 1947 गांधीवादी युग आ जाता है। अपन इसको इसमें देखना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, कांग्रेस के अपने लक्ष्य और कार्यक्रम रहते हैं, कल अपन ने देखा था। तो ये अपन देखते हैं कि लगभग 7 वर्ष बाद 1892 में एक भारतीय परिषद अधिनियम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसे पारित करने में सफल हो जाती है, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि गैर सरकारी सदस्यों को भी उसमें स्थान दिया गया था और अपनी बात बोलने का अधिकार था। वित्त के संबंध में बोला जा सकता था, प्रश्न पूछे जा सकते थे, परंतु उसमें एक ये चीज थी, प्रश्न तो पूछने का अधिकार भारतीयों को था, परंतु जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश सरकार उनके प्रश्नों का जवाब ही दे, और यदि आपको प्रश्न पूछना है तो 7 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मगर पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये कहा गया, और जैसा मैंने कल बताया था कि लोक सेवा आयोग की भी स्थापना इलाहाबाद में होती है और भारत में सिविल सर्विस की परीक्षा होने लगती है। ये सुधार वो करने में सफल रहे, परंतु वो ब्रिटिश राज के प्रति अपनी भक्ति, ब्रिटिश न्याय के प्रति उनके जो न्यायप्रियता थी, उस पर वो अपना विश्वास जो था बढ़ता जा रहा था। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई कमी समझ में नहीं आ रही थी। तो जो लोग नए सदस्य इसमें शामिल होते जा रहे थे, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, हमको इसमें सुधार करना चाहिए, और जो शुरू के जो नेता थे वो क्रमिक विकास चाहते थे, और जो नेता बाद में जुड़ते जा रहे थे उनका कहना था क्रमिक विकास नहीं, हमको शीघ्र अपने कार्य में सफलता मिलनी चाहिए, हमको अपनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब ये देखा जाता है कि 1892 में तो भारतीय परिषद अधिनियम हो जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में धर्म सम्मेलन में जब भारत के पूरी सभ्यता और संस्कृति के बारे में धर्म सम्मेलन वो करते हैं, तो उनके ओजस्वी पूर्ण भाषण से पूरे विश्व में तहलका मच जाता है, भारत में भी जागृति आती है। और उसी तरह 1893 में तिलक द्वारा हिंदू उत्सवों में शिवाजी उत्सव हो गया, गणेश उत्सव हो गया, इन उत्सवों के माध्यम से, जैसे अपन गणेश जी का जो पंडाल लगा रहता है उसमें अपन देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दी गई, भजन कीर्तन होते हैं। तो उस जमाने में वो क्या करते थे, भजन कीर्तन के लिए तो बुलाते थे, उसके बाद जैसे उनका पंडाल भर जाता था तो भारत की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर उस जनता को बताया करते थे, और इन उत्सवों के माध्यम से वो जन जागरण फैलाया करते थे। तो ये इसका देखने को मिला कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो इस समय के जो नेता थे, उनमें तो कोई सुधार नहीं आया, परंतु जो अन्य नेता जुड़ते जा रहे थे उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, हमको इस संस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए, इसके हमको कार्यक्रम में सुधार आना चाहिए। वहीं अपन देखते हैं कि 1876 में 1909 तक भी 25 वर्ष लगातार अकाल पड़ता है, तो भारत की स्थिति बिगड़ने लगती है। 1896 से 1997, ये 1896 से 1897 ये वर्ष आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष क्या होता है, जब अकाल पड़ता है 70 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और लगभग 70,000 वर्ग मील एरिया प्रभावित होता है। परंतु उसी वर्ष महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन दिल्ली में मनाया जाता है। तो किसके पैसे से मनाया जाएगा? भारतीयों के पैसे से। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति देखी गई कि भारतीयों की स्थिति पर किसी का विचार नहीं था, उनको अपना जो प्रकार, मतलब उनको जो विकास अपना करना चाहिए था, जो उनको अपनी मनमानी करनी चाहिए थी, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा चल रही थी। तो ये जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ अन्य नेता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमको ये नहीं सोचना है कि ये हमको स्वतंत्रता ऐसे ही दे देंगे, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और ये भी विपिन चंद्र पाल भी कहते थे, यदि हमको स्वतंत्रता ऐसे ही, क्योंकि इनको न्यायप्रियता में विश्वास था, दादा भाई नौरोजी हो गए, विमोचन बनर्जी हो गए, सुरेशन बनर्जी हो गए, उनका कहना था एक समय ऐसा आएगा कि हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो विपिन चंद्र पाल का कहना था, यदि हमको स्वतंत्रता ऐसे वो दे भी देंगे तो मैं उन्हें धन्यवाद कहूंगा, परंतु मैं ऐसे स्वतंत्रता नहीं लूंगा, मेरा जो हक है मैं उनसे छीन के रहूंगा।
हम ऐसे ही उनसे, और ना तो पहली बात है मिलने वाली नहीं है, और मिलेगी भी तो हम उनको धन्यवाद कह देंगे, मगर हम अपना हिस्सा जो हमारा जो है वो हम लेके रहेंगे। और इस तरफ एक चीज और देखी गई कि वैसे तो यदि अपन अच्छी किताबों में देखें तो उल्लेख मिलता है कि 1775 से लेकर 1857 के और बाद तक लगभग 15 अरब रुपए, जो कल अपन ने धन निष्कासन की बात की थी दादा भाई नौरोजी के तो कम से कम 15 अरब रुपए भारत से निष्कासित होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रिटेन में। तो भारत की आर्थिक दुर्दशा तो बन ही गई, और इससे स्थिति पर कोई विचार करने को कोई तैयार नहीं था। तो इन सब कारणों से ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी कार्यक्रम में परिवर्तन लाना चाहिए। उधर ही अपन देखते हैं कि 1906 में जब कलकत्ता का अधिवेशन होता है तब भी ये प्रयास होता है कि मतलब वो चाहते हैं कि हम अपने पसंद का नेता को अध्यक्ष बनाएं, मगर वहां जब विवाद होने लगता है तो दादा भाई नौरोजी को बनाने का प्रयास किया जाता है। एक कारण तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं अपन 1907 में भी कांग्रेस का जो सूरत में अधिवेशन, हर्षवर्ष अधिवेशन हो रहा है, तो वहां पर यह होता है कि लाला लाजपत राय को बनाने का सबका एक मत से तैयार होते हैं, परंतु वहां पर भी विवाद आ जाता है, तो रास बिहारी बोस को बनाया जाता है। अब यहां से देखने में अपन को देखने को मिल रहा है कांग्रेस में जो अंदर से इनकी फूट थी वह उभर कर आ जाती है 1907 में, जो सूरत की जो फूट जिसको कहते हैं ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि सूरत की फूट क्या है, कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन कैसे हुआ, उग्रवादी उदारवादी, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब वैसे तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, एक 1885 से 1905 उदारवादी, फिर उग्रवादी, और यदि आप इधर 1920 में गांधी जी का राजनीति में प्रवेश हो जाता है, ठीक है, तो 1947 तक फिर वो गांधीवादी युग है। अब अपन को इसमें ये देखना है उदारवादी और उग्रवादी कि इनकी जो कार्य प्रणाली थी उनमें क्या अंतर था। कल मैंने एक शब्द बोला था, याद है आपको, जब क्लास मेरी अंतिम थी तो मैंने बोला था ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, कहा था इस शब्द को आप भूलिएगा नहीं, ठीक। तो ये जो उदारवादी युग है, तो इन्हें तो ये उदारवादी जो नेता थे उन्हें तो ब्रिटिश की न्यायप्रियता में, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में यहाँ इनको विश्वास है, और इन्हें जस्ट अपोजिट इन्हें विश्वास नहीं है। ये अपन देख रहे हैं इनका कार्यक्रम, इनको विश्वास नहीं है। अब ब्रिटिश जो शासन है इनके प्रति वो राजभक्ति, ये जो नेता हैं शुरू के जो नेता हैं जिनके अपन ने कल भी नाम लिए, ये जो ब्रिटिश, ये जो आपके कांग्रेस के जो नेता हैं उनको ब्रिटिश राजभक्ति में विश्वास है। उनका कहना था कि हम ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं कि हमारा स्वशासन भी बना रहे और हम ब्रिटिश सरकार से जुड़े भी रहें, और इस तरह की संसदीय शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा, उग्रवादी ने, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमको अपना यहाँ पर स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। यहाँ की बात होने लगी। अब देखना है कार्यशैली में, इनका कार्यशैली कैसी थी, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, और कहीं ना कहीं याचना भी आप इनसे कर लेंगे। प्रार्थना पत्र मतलब जो भी उनको सुधार चाहिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से। एक प्रश्न एक आता है, और स्मृति पत्र, यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका काम नहीं कर रही है, उन्होंने एक बार याद दिलाया तो दोबारा वो रिमाइंडर जिसको कहते हैं स्मृति पत्र दे रही है, उसके बाद वो शिष्टमंडल के माध्यम से उनसे मिलना पसंद कर रही है। और इनका यहाँ कहना था कि नहीं, हमको आपकी ये चीजें नहीं चाहिए, हमको यहाँ चाहिए, यहाँ पर इनका है हम प्रतिरोध कर लेंगे क्योंकि हमको आपका ये चीज नहीं चाहिए। ये उच्च शिक्षा, यहाँ पर ये जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसका ये समर्थन भी करते थे, अंग्रेजी शिक्षा का। जस्ट अपोजिट यहाँ पर था, उनको चाहिए स्वदेशी की भावना, स्वदेशी मतलब इंग्लिश का बहिष्कार। यहाँ यदि देखा जाए तो भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा का समर्थन। कल मैंने एक शब्द बताया था कि यहाँ मतलब ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरू में उच्च संप्रदाय से लोग थे। कौन कौन से लोग थे बताइए? कल मैंने 3-4 लोगों के नाम लिए थे, बोलिए।
हाँ, राज बिहारी बोस, विपिन चंद्र पाल से यहाँ से ये आपका नहीं, आपका सुरेश चंद्र बनर्जी, विमर्श चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, कल 4-5 लोगों के नाम लिए थे, बताइए। दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, ये लोग मतलब इस तरह का इनका था ही उच्च, जो कि हाई स्टेटस वाले लोग थे। तो ये जो कि ब्रिटिश सरकार के साथ इनका उठना बैठना था, शिष्टमंडल के साथ जाया भी करते थे, इसलिए उच्च अंग्रेजी शिक्षा को ये समर्थन भी करते थे। परंतु यहीं पर इनका कहना था कि नहीं, हमको प्रतिरोध भी करना है, स्वदेशी व्यक्ति और इसका अंग्रेजी का यहाँ हमको बहिष्कार करना है। अब बहिष्कार में क्या आ जाएगा, विदेशी वस्त्र, विदेशी जो भी चीजें उनका बहिष्कार करना है, ये करना है। तो उपाधियों का बहिष्कार, किसका? उपाधियों का बहिष्कार, किसका? उपाधि, जो हमें उपाधि वो देते थे ब्रिटिश, उनका बहिष्कार किया गया। मतलब जो इन लोग इनको यहाँ पर उदारवाद में पसंद था, जस्ट अपोजिट इनका कहना था कि नहीं, यदि ये अंग्रेजी शिक्षा को कह रहे थे तो इनका कहना है कि हमको राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन करना है। ठीक है, तो दोनों की कार्यक्रम और कार्यशैली में अब परिवर्तन आ गया। अब जब परिवर्तन आने लगा तो स्वाभाविक है यहाँ पर कांग्रेस की फूट भी हो जाती है, कांग्रेस का 2 धड़ों में विभाजन भी हो जाता है, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों का प्रश्न? बोलिए, कोई प्रश्न है? प्रश्न आपका परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कार्यक्रम क्या थे, और जब कार्यक्रम हो गए अब उसके बाद से जब इनका 2 धड़ों में विभाजन हो जाता है तो इनके कार्यक्रम भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक उदारवादी युग और उग्रवादी युग। अब यहीं पर बाल पाल लाल आ गए। तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, या तो जब आप लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं। इनको त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। कैसे? बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। ठीक, अपन ने यहाँ क्या देखा कि जब 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है और ये प्रयास हुआ कि लाला लाजपत राय, क्योंकि जो उग्रवादी नेता थे वो चाहते थे भले हम विभाजन न करें परंतु कुछ हम अपने विचारों के आधार पर, ये लोग क्रमिक विकास चाहते हैं तो हम क्रमिक विकास नहीं चाहते। अब क्रमिक विकास का ये लोग पक्षधर क्यों ले रहे थे? जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, इन लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे, ब्रिटिश सरकार के से बैठक हुई तो 1886 में इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग का कार्यालय बन गया, ऑफिस हो गया, परीक्षाएं होने लगी, तो उनको लगा हमारे हित में काम हो रहा है। तो बस इतने छोटे छोटे से जो क्रमिक विकास थे, उन्होंने कहा धीरे धीरे हमको ऐसा एक समय ऐसा भी आएगा कि हमको अपनी स्वतंत्रता मिल जाएगी, परंतु उस क्रमिक विकास पर इन लोगों का विश्वास नहीं था। ठीक है, तो जो यहाँ का जो इनका विश्वास था वो इनका विश्वास नहीं था। ये क्लियर हुआ? और यही इनके कारण थे जो कि विचारों में मतभेद हो गया। जब वो जो भी अध्यक्ष होगा तो अपनी आवाज ज्यादा उठाएगा, तो जब अध्यक्ष ही इनके मनमाने ढंग से नहीं बना पा रहे हैं तो फिर स्वाभाविक है कि इन्होंने सोचा कि अब हमको अपने अलग से ऐसा मतलब प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपना भारतीय स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रयास करें। 1907 में ये जरूर हुआ कि जब राज बिहारी बोस को बनाया गया तो धीरे धीरे 1905 का आपको बंगाल विभाजन, वो भी कारण था। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी नीतियों का समझ में आ गया कि फूट डालो शासन करो, कि इनकी नीति का उद्देश्य अब जनता के सामने आने लगा। तो उनको जनता को लगा कि अब और जनता की आवाज कैसे, अब यहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे। जब मैंने आपको बताया, मिटा दिया जो मैंने, 1893 से जो प्रयास चलने लगे भारत में विवेकानंद द्वारा, और उसके बाद से जो धार्मिक आंदोलन जो अपन ने किया था, जो 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, वो उस 1828 का प्रयास अब भारत में देखने को मिलने लगा। तो कुल मिलाकर के सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, जैसे मैंने कहा धार्मिक उत्सव जो बनाने लगे वो गणेश उत्सव, उसका भी प्रयास होने लगा, और जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचने लगी, तो ये प्रयास होने लगा कि जनता को समझ में आने लगा कि हमको यह प्रयास करना होगा। तो ये जो जन जागरण का प्रयास हुआ वो हुआ है उग्रवादी युग में। ठीक है, तो
तब आपको जितने यदि प्रश्न बनेंगे, कांग्रेस का विभाजन क्यों होता है, विभाजन के कारण क्या थे, और उदारवादी युग जो था उसके कार्यक्रम और नीतियां क्या थी, और यदि उग्रवाद शुरू होता है तो इनकी नीतियां और कार्यक्रम क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का इकट्ठे मतलब इस तरह का वो नहीं आएगा प्रश्न कि पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों को बताइए, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रश्न आ जाएगा। और आपके जो क्वेश्चन पेपर में है सबसे अधिक प्रश्न यदि अंक का पूछा जा रहा है तो 10 अंकों का है, तो वो कहीं ना कहीं एक ही पार्ट को लेंगे। यदि उदारवादी लेंगे तो उदारवादी, उग्रवादी लेंगे तो उग्रवादी। और ये जरूर है जब यदि आप उदारवादी युग को बता रहे हैं तो पूरा बताना है, उदारवादी नेता बताना है। उग्रवाद लिख रहे हैं तो उग्रवादी नेता बताना है। तो यहाँ आपको त्रिमूर्ति नहीं भूलना है, ठीक है। मतलब प्रश्न किसी भी तरह आ सकते हैं, ठीक। तो अब अपन का ये हो गया। अब अपन को पढ़ना है अगली बार गांधीवादी युग। मैंने जो क्वेश्चन पेपर एपीएस यूनिवर्सिटी का देखा है इसमें गांधी जी पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लगभग 75 नंबर का प्रश्न है कुल जो क्वेश्चन पेपर, तो कम से कम 25-30 नंबर का गांधी जी पर आ रहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन बताइए, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बताइए, आपको मतलब उनकी जितनी भी जो दांडी यात्रा है उस पर बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा जो प्रश्न है गांधीवादी युग से प्रारंभ हो रहा है। कम से कम 25 नंबर के प्रश्न इसमें आ रहे हैं, ठीक। कल की क्लास गांधीवादी युग पर होगी, पढ़ कर आइएगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए।